हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया था और ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो 4 पार्ट्स इस चैप्टर के बन चुके हैं। ये 5th पार्ट होगा और यही लास्ट पार्ट होगा। तो पिछले वीडियो में हमने इश्यूज़ ऑफ वर्कर्स इस टॉपिक पर 15 मिनट्स डिस्कशन किया था। हम इस डिस्कशन को थोड़ा कम भी कर सकते थे, लेकिन वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे फैक्ट्स से भरा हुआ है, तो किसी भी चीज़ को स्किप करना ठीक नहीं था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन इंट्रोडक्शन, आज हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के डिस्कशन में आपको 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बहुत बार बताया है। एलपीजी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसी का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन टॉपिक्स में है, इन पैराग्राफ्स में है। तो एक बार हम उसे अच्छे से देख लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। यहाँ पर क्या हुआ था, जब 10th जनरल इलेक्शन हुए इंडिया के, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव इलेक्ट हुए, और उनके साथ में उनको अकम्पनी करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। तो वैसे ही उस टाइम पे 1990s के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव थे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो इन्होंने मिल करके डिस्कशन किया और इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में चेंजेस लाने के बारे में सोचा। तो ये एक रिज़ल्ट पर आए, एक कंक्लूजन पे आए, और इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में इंडियन इकोनॉमी को लिंक करने के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि जब तक हमारी कंट्री का इकोनॉमी दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ लिंक्ड नहीं होता है, हम फॉरेन एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और उनको हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करने देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तब तक हमारा कंट्री डेवलप नहीं हो सकता है। डेवलप भी नहीं हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं आ सकता है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक करेंगे, और यही सबसे मेन और सबसे मेजर डिसीजन था जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मेन स्ट्रीम में आई, मतलब अपने रास्ते पर सही से चलने लगी, सही डायरेक्शन में। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी थे, और चंद्रशेखर जी के टेन्योर में हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन 17% से बढ़ गया था। इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइस हाइक, प्राइसेस 17% से बढ़ गए थे, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो 1.1% से कम हो रही थी। तो आप एक इन्वर्जन देख सकते हैं कि हमारी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो बढ़ जा रही हैं। हमारे पास इनकम ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो कमोडिटी है जो हमको ख़रीदना है उसका प्राइस बढ़ रहा है, पैसा हमारे पास कम हो रहा है और भाव बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कैसे किसी चीज़ को कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गया था और बहुत ही बुरा हाल चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का। तो सबसे पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, और दूसरी बात ये हो जा रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री को रन करने के लिए बहुत सारे लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे थे, और बैंक ऑफ इंग्लैंड को तो उन्होंने अपना गोल्ड रिज़र्व मॉर्टगेज कर दिया था, गिरवी पर रख दिया था। तो ये जो कंडीशन थी ये दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। और यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि 1980 से 1981 में हमारे कंट्री का जो फॉरेन लोन था वो 2350 करोड़ डॉलर्स था, जो बढ़ करके 1990 से 1991 में 8380 करोड़ डॉलर्स का हो गया। मतलब 10 सालों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ डॉलर बढ़ा था।
और दुख की बात तो ये थी कि उस समय इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ डॉलर्स ही बचे थे। तो कंडीशंस बहुत ख़राब हो रही थी और इंडिया का जो लोन था वो बढ़ता ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और यहाँ तक ये भी हो रहा था कि जो इंडिया के जो एनआरआईज़ थे, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे, जो इंडियंस थे लेकिन कहीं और रहते थे, वो भी अपने करेंसी को, अपने पैसों को विड्रॉ कर रहे थे, अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कर रहे थे, फॉरेन करेंसी में चेंज कर रहे थे। तो 1991 में ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। उनमें क्या क्या रेमेडीज़ थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए? तो सबसे पहला जो उन्होंने बहुत ही मेजर काम किया था वो ये था कि उन्होंने जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थे उस पर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था। जैसे कि ये बात थी उस समय कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री ओपन करना है, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो ये सब लाइसेंस वाला सिस्टम ये सब हटाया गया 18 इंडस्ट्रीज़ से। और जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज़ थे उस समय, जो लॉस अगर कर रहे थे, जिनमें लॉसेस हो रहा था, उन्होंने पब्लिक सेक्टर ने इसे प्राइवेट सेक्टर में सेल कर दिया। और साथ ही में पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे उन्होंने ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि आइए आप इनके शेयर खरीदिए और आप वर्क करिए। यही वो इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसमें ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया कि दूसरे कंट्रीज़ की कंपनीज़ हमारे कंट्री में आए और अपना जो इंडस्ट्री है, अपना जो वर्क है वो सेटअप करें और यहाँ पर काम करें। मतलब उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया। तो बहुत से लोगों को बुरा भी लग रहा था इसके वजह से, जो इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ को अलाउ किया। यहाँ पर इन्होंने इसे इकोनॉमिक ढंग से सोच के किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी था, क्योंकि लेटर ऑन हमारे जो गोल्ड मॉर्गेज के लोन्स थे और गोल्ड मॉर्गेज जो हमने किया था उसको हम रिकवर कर पाए थे इन सारे पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन दुख की बात ये थी कि इसके वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें ये सारे मिनिस्टर्स थे, वो पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। क्योंकि हम जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करते हैं तो हमारे कंट्री के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनके एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम दूसरे कंट्रीज़ को अलाउ करें, दूसरे कंपनीज़ को अलाउ कर रहे हैं हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारे लोगों के पास ही एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो ये एक ड्रॉबैक था इसका, लेकिन इसका प्लस पॉइंट भी बहुत अच्छा था। और इसी के साथ में गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को भी ओपन किया था और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी उन्होंने ओपन किया था। और एक और मेजर काम हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन्होंने अग्रीमेंट साइन की थी और इन्होंने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। अब हम कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस टॉपिक बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है। एंड today we will be completing the 4th chapter of history class 9th, and only one chapter will be remaining in history. Then we will continue with geography and political science. तो 1995 में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बनता है और इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उन पर हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और जो भी रूल्स और पॉलिसीज़ है उसे फॉलो किया जाएगा और इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एक स्मूथ वे में, अच्छे मैनर में होगा ताकि किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। लेकिन जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करता था और ये जो GATT था ये कॉमर्स को रेगुलेट करता था।
मतलब ये ट्रेड के इंटीग्रल पार्ट्स को रेगुलेट करता था और हेल्प करता था कंट्रीज़ को एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइज करने में। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपोज़ करते थे, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने इसके मेंबरशिप को एक्वायर करने के लिए डिसाइड किया और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बने। इन्होंने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके प्रोविजंस थे कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फील्ड, इन सारे फील्ड पे वर्क करेंगे, इन सारी चीज़ों को कॉमर्शलाइज करेंगे और इन टॉपिक्स और इन वेरियस सेक्टर्स में ये जो है वर्क करेंगे। वर्क इन द सेंस ये उन सेक्टर्स में हेल्प करेंगे। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बना, तब से उन्होंने काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स दिखाए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो पॉपुलेशन थी उनके नंबर कम हुए, काफ़ी लोग बीपीएल से मिडिल क्लास में आए, काफ़ी लोग मिडिल क्लास से हायर क्लास में पहुँचे, और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी थी वो भी काफ़ी कम हुई। क्यों? क्योंकि वेरियस सेक्टर्स में काम होने लगा, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वाटर फैसिलिटीज़ में। वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसी भी कंट्री के हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि पानी ही इसेंशियल चीज़ है। पानी अगर आपके पास है, अच्छा पानी है, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे वर्क हुआ था। तो ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इंडिया ने साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट SAPTA इसमें भी साइन किया था अलॉन्ग विद द लाइंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ना एक बात मैं अभी बता देती हूँ, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के एक्रोनिम्स हैं, ये छोटे छोटे एब्रीविएशंस हैं, इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एब्रीविएशन का फुल फॉर्म बताइए, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ SAPTA का भी एक मेंबर बना था इंडिया, और इंडिया ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे कमोडिटीज़ पर। किस कंट्रीज़ के लिए? SAARC के लिए। SARC साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें जो साउथ एशिया में बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना एक SAARC का ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है। तो इनमें जो भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के लिए इंडिया ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल ही हटा दिया था। वो बिना टैरिफ के इंपोर्ट कर सकते थे, और जितने भी दूसरे कंट्रीज़ थे उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ पर उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया था, उन्होंने कंपेंसेशंस दिए थे, पैसे कम किए थे उसके लिए। और बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्होंने ओपन किया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा जो इंडियन इकोनॉमी का जर्नी है, शुरू से लेकर अंत तक, इंडिपेंडेंस होने से लेकर के अभी तक कैसा रहा। और अभी तो हमने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा है, आगे चल के हम और भी सेक्टर्स में इंडिया ने कैसे इम्प्रूवमेंट किया ये देखेंगे। और आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है। तो आप फोकस करके इन सब चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि पता नहीं आगे चल के आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे या नहीं, कौन से फील्ड में जाओगे, लेकिन अगर आपको ये सब पता होगा तो आप अपनी कंट्री को अच्छे से जानते रहेंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, आपको मिले हैं ये चैप्टर्स में, टेक्स्ट बुक्स में। सो प्लीज़ रीड इट और नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको आदत डालनी है रीड करके नोट्स बनाने की। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही करिए। और अगर इस चैप्टर में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। एक सेशन हम बनाएंगे 1 शॉट का। एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस को भी मैं अपलोड करूँगी सीरीज़ वाइज। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िए। 5 पार्ट्स मैंने बनाया है, बहुत लेंथी पार्ट नहीं है, 20 मिनट्स का भी कोई पार्ट नहीं है, 20 मिनट्स से कम के ही सारे पार्ट्स हैं।
तो आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, अभी तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. इन द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. सो तब तक के लिए थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share it with your friends.